हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, है ना। बेसब्री से इस चैप्टर का सबको इंतजार था। सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे टफेस्ट चैप्टर नहीं है। टफ इसलिए है ये चैप्टर, बच्चों को टफ क्यों लगता है मैं बता दूं, क्योंकि इसके अंदर बेटा ढेर सारे टर्म्स हैं और टर्म्स वो जल्दी बच्चों को याद नहीं होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को ये चैप्टर टफ लगता है। अदरवाइज ये चैप्टर टफ बिल्कुल नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, ठीक है ना। वीडियो को लगातार नहीं देखेंगे। जहां पे थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये चीज कुछ नई पढ़ी है, नई चीज समझी है, तो उसको वहां पे पॉज करेंगे, देखेंगे, समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर काफी छोटे रहेंगे, जिसमें पूरा बेसिक इंट्रो में बता दूंगा। ऑलमोस्ट सारे टर्म्स क्लियर हो जाएंगे और उन टर्म्स को आप एक कॉपी में नोट करके सामने रखेंगे। जैसे कि मैं तीसरा लेक्चर स्टार्ट करूंगा तो इन 2 लेक्चर्स में जो टर्म्स हैं वो बार बार रिपीट नहीं करने पड़ेंगे मेरे को, बार बार आपको भी नहीं देखने पड़ेंगे। कॉपी सामने रहेगी, जब आप उस लेक्चर को देखेंगे वो टर्म सामने रखेंगे, वीडियो पॉज किया, उस टर्म को देखा, अगर भूल जाते हैं तो ठीक है। सारा खेल इस चैप्टर में टर्म्स का है। जितना अच्छे से आपके टर्म्स हो जाएंगे उतना अच्छा और इजी ये चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। बाद बाकी पूरा डिटेल में समझ आएगा, वो मैं अपनी तरफ से 100% कोशिश करूंगा, हमेशा की तरह। ओके, चलें स्टार्ट करें। तो आज हम लोग नर्वस सिस्टम में बेसिक थोड़ा इंट्रो समझेंगे और क्लासिफिकेशन समझेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन अपने आप में क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, दोनों को समझते हैं हम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। तो नर्वस सिस्टम हम सबको पता है। नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है? नर्वस सिस्टम मतलब हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और इनसे निकलने वाले न्यूरॉन्स या नर्व्स, जो भी कह लो, ये मिल करके क्या बनाते हैं? नर्वस सिस्टम बनाते हैं। क्लियर है बातें? चलो, तो नर्वस सिस्टम का अगर इंट्रो की हम लोग बात करें तो क्या कह रहा है? नर्वस सिस्टम इज योर बॉडीज कमांड सेंटर। जाहिर सी बात है, हमारी बॉडी को जो कमांड देता है, जो कंट्रोल करता है, वो कौन है? नर्वस सिस्टम है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ योर ब्रेन। ये किसका बना होता है? किस, या इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? नर्वस सिस्टम के अंदर हमारा ब्रेन आ गया, स्पाइनल कॉर्ड आ गया और नर्व्स आ गई। अब बेटा ध्यान रखना, बता दूं क्लियर में, टर्म्स आएगा अभी। नर्व्स एंड न्यूरॉन, ये दोनों अलग टर्म है। नर्व्स और न्यूरॉन दोनों अलग टर्म है। बेसिकली मैं बता दूं क्या है। नर्व इज द बंच, या यूं कह लो नर्व जो होता है बंच मतलब गुच्छा होता है किसका? न्यूरॉन्स का। बहुत सारे न्यूरॉन मिल करके क्या बनाते हैं? एक नर्व्स बनाते हैं। इसको भी अभी हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो दोनों से कंफ्यूज मत करना, दोनों अलग चीजें हैं। न्यूरॉन हम लोग अपना किस में पढ़ चुके हैं? टिश्यू वाले चैप्टर में। नर्व्स नहीं पढ़ा था वहां पर। क्लियर है बातें? तो बेसिकली 3 चीजें हो गई, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। अब नर्व के अंदर न्यूरॉन आ ही जाते हैं, तो न्यूरॉन को अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। इट वर्क्स बाय सेंडिंग मैसेज। ये काम कैसे करता है? मैसेज भेजता है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एक्चुअल में जो मैसेज भेजने का या रिसीव करने का काम होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के टर्म में होता है। किसके टर्म में होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये कुछ वैसा ही होता है जो हम लोगों ने एक्शन पोटेंशियल पढ़ रखा है, ठीक है। इस तरह से प्लस माइनस वाला ये पढ़ रखा है, प्लस माइनस वाला। ठीक वैसे ही सिग्नल यहां पे भेजे जाते हैं। ओके, बिटवीन, अच्छा सिग्नल कहां का भेजे जा रहे हैं? बिटवीन योर ब्रेन एंड ऑल अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। ब्रेन और बॉडी के दूसरे पार्ट्स में जो मैसेज भेजा जा रहा है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, बिजली के रूप में होता है। दीज सिग्नल्स टेल यू टू ब्रीथ, और ये सिग्नल हमको बताते हैं, यानी ब्रेन भेज रहा है सिग्नल, तो सिग्नल क्या बोल रहा है? भाई सांस लो, तो हम सांस ले रहे हैं। सिग्नल बोल रहा है छींको, तो हम छींकेंगे। सिग्नल कह रहा है भूख लगी, खाना खाओ, तो हम खाना खाएंगे, ठीक है। तो मूव, चलने के लिए, बोलने के लिए, देखने के लिए, ये सारे काम हमको ब्रेन से सिग्नल आते हैं, वही करवाते हैं। क्लियर होगी बातें? ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें तो हमारे कंट्रोल में है, उसके अलावा सारा कुछ ब्रेन करवा रहा हमसे। बोथ द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अब यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम को भी लाया गया है साथ साथ में। क्यों लाया गया समझते हैं। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम हैव द सेम ऑब्जेक्टिव। इन दोनों सिस्टम का एक ही उद्देश्य है, टू कीप
कंट्रोल्ड कंडीशंस विद इन लिमिट्स दैट मेंटेन लाइफ। कंडीशंस को कंट्रोल रखना बॉडी के अंदर, जिससे कि जो हमारी लाइफ है वो मेंटेन रहे। यानी कि हमको पता है अगर हार्ट बीट बढ़ जाएगी तो ब्रेन उसको कम करेगा, कम होगी तो ब्रेन उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। इसी प्रकार एंडोक्राइन यानी कि हार्मोन्स कम ज्यादा होते हैं, बॉडी को ग्रोथ चाहिए तो ग्रोथ हार्मोन बढ़ेंगे, बॉडी को जिस टाइप के हार्मोन्स की जरूरत है। जैसे कि हम लोग सबसे अच्छा जो हार्मोन्स का उदाहरण है वो हम लोग समझते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल से। तो वो साइकिल्स हार्मोन्स अप एंड डाउन होकर के पूरा मेंस्ट्रुएशन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसी प्रकार हमारी पूरी बॉडी को वो लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो अल्टीमेटली इन दोनों का काम क्या है कि हम लाइफ जिंदा रहें और हमारे अंदर जो पैरामीटर्स हैं, पीएच है या हार्ट बीट है या डाइजेशन है, ये प्रॉपर काम करता रहे, ठीक है, और एक लिमिट के अंदर रहे। क्लियर है? द नर्वस सिस्टम रेगुलेट्स, जो नर्वस सिस्टम है वो रेगुलेट कर रहा है, यानी कि किसी चीज को कंट्रोल करता है, कम ज्यादा करेगा। बॉडी एक्टिविटी बाय रिस्पॉन्डिंग रैपिडली, वो रेगुलेट करता है हमारी बॉडी की एक्टिविटी को, रिस्पॉन्ड करता है रैपिडली, बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड करता है यूजिंग नर्व इंपल्स, यानी कि वही वाली बात आ गई इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो यानी कि ये लाइन कहना चाह रही है कि नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करती है नर्व इंपल्स की हेल्प से, एंड द एंडोक्राइन सिस्टम रिस्पॉन्ड मतलब कंट्रोल करता है या वो रिस्पॉन्स करता है बाय रिलीजिंग हार्मोन, वो हार्मोन छोड़ता है उस पर, और हार्मोन छोड़ करके बॉडी की एक्टिविटीज को कम ज्यादा करता है। देखा था हम लोगों ने, हमारे बीपी को भी कम ज्यादा करते हैं हार्मोन। उसी प्रकार जो हमारा ये है नर्वस सिस्टम है वो कैसे कंट्रोल करेगा, सिग्नल भेज करके। ओके, द नर्वस सिस्टम इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर परसेप्शन। जो नर्वस सिस्टम है वो हमारा परसेप्शन कैसा होगा, हम कैसा सोचेंगे, कैसा थिंक करेंगे, हमारा कैसा बिहेवियर होगा, एंड हमारी मेमोरी कैसे होगी, ये हमारा नर्वस सिस्टम डिपेंड करता है। एंड इट इनिशिएट्स ऑल वॉलंटरी मूवमेंट, और साथ साथ में सारे के सारे वॉलंटरी मूवमेंट्स, वॉलंटरी मतलब मैं बोल रहा हूं, मैं अपना हाथ हिला रहा हूं, जो मेरे कंट्रोल में मूवमेंट्स है उनको भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है या शुरुआत करता है। नर्वस सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ, नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है, न्यूरॉन्स यानी कि नर्व सेल्स, न्यूरोग्लिया सेल्स दैट सपोर्ट द एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन। तो देखो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत कर जाना, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है नर्वस सिस्टम, कहाँ गया, हाँ, नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ, बना हुआ होता है, ठीक है, किसका बना हुआ है, ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का और नर्व्स का। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर है क्या क्या, एक्चुअली अगर हम ब्रेन को काटा पीटी करें तो उसके अंदर हमको दो ही चीजें मिलेंगी। एक तो सेल कौन से मिलेंगे, यानी कि हम कहें हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी किसकी बनी हुई है, ऑर्गन्स की बनी हुई है। काट पीट कर दें बॉडी की तो सबसे अंदर क्या मिलने वाले हैं, सेल्स मिलने वाले हैं। तो उसी प्रकार बना किसका हुआ है, इसके अंदर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स पाई जाती हैं। है क्या इसके अंदर, एक्चुअल में इस ब्रेन के अंदर है क्या, ब्रेन बना मतलब एक्चुअली किस चीज का है ये, तो कंसिस्ट ऑफ नर्व सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल्स। न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होते हैं, न्यूरोग्लियल सेल्स जो एक तरह से सपोर्ट करते हैं न्यूरॉन्स का पालन पोषण करते हैं। डिटेल में जाने के लिए न्यूरोग्लिया को आपको कहां जाना पड़ेगा, चैप्टर 3 लेक्चर नंबर 4, वहां पे मैंने न्यूरॉन्स को डिटेल में समझाया हुआ है, तो यहां पे डिटेल में नहीं समझाऊंगा। जो बच्चे न्यूरॉन को भूल चुके हैं, न्यूरोग्लिया को भूल चुके हैं, वो लोग वीडियो को यहीं पॉज कर ले और चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 4 में केवल और केवल नर्वस टिश्यू को जाके पढ़ेंगे और एक्स्ट्रा चीज नहीं पढ़ेंगे उसके अंदर। बात समझ में आ रही है? जिनको ये बातें क्लियर है, ठीक है, फिर कह रहा हूं बहुत कायदे से, ठीक है, ये माइलिन शीथ पता होना चाहिए आप लोगों को, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद आपको डेंड्राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, सेल बॉडी किसे कहते हैं, ठीक है, ये डेंड्राइट, सेल बॉडी और एक्सॉन, ये एक्सॉन और माइलिन शीथ, ये चार बातें अगर आपको क्लियर है, मैं यहां एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं चैप्टर 3 में, ठीक है, तो वहां जाकर के आप लोग इसको देख सकते हैं। ओके, आगे आते हैं। ठीक है, ये साइनेप्टिक एंड और बल्ब, ये बेटा ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। ये आपको सेकंड ईयर में भी मतलब टर्म्स आते रहेंगे बार बार, अगर टर्म्स क्लियर नहीं होंगे तो क्लियर कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो ये वाला पार्ट यहां पर रखता तो लेक्चर लंबा होता, बट आप लोग इस चैप्टर से कवर कर लेंगे। ये ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसके नोट्स भी अवेलेबल है, लेक्चर भी अवेलेबल है, ठीक है ना। ठीक है, कुछ बच्चों को कई बार मिलता नहीं, गलत तरीके ढूंढते हैं। यूट्यूब पे जो होम वाला पार्ट है वहां पे
सारे लेक्चर्स अवेलेबल है। प्लस अदरवाइज मान लो आपको न्यूरॉन देखना है तो आप क्या टाइप करेंगे, या न्यूरॉन या कोई भी लेक्चर या टॉपिक देखना चाहते हो, मान लो आप न्यूरॉन पढ़ना चाहते हैं और माइंड नर्चर से पढ़ना चाहते हैं तो न्यूरॉन लिख के आगे लिख देंगे क्या, माइंड नर्चर। कोई टॉपिक आप पर्टिकुलरली मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो वो टॉपिक डाल करके आगे माइंड नर्चर लिख दो, निकल के आ जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, जो इस चैप्टर का मेन उद्देश्य था। लेकिन इससे पहले हमको वो भी समझना था ना कि नर्वस सिस्टम है क्या। चलिए, ये वाला डायग्राम उम्मीद है जो बच्चे नर्वस सिस्टम वाले पार्ट में किसमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आ चुके होंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये सब बातें, तो वहां पे ये डायग्राम आप लोगों ने देखा होगा। तो नर्वस सिस्टम की बात करूं मैं अगर, तो दो पार्ट में डिवाइड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो देखो सेंट्रल के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, अब इसका डायग्राम बाद में दिखाऊंगा मैं। ये ब्रेन है, ब्रेन से ही जुड़ा हुआ पीछे से स्पाइनल कॉर्ड है जो कि मेरी रीढ़ की हड्डी से होता हुआ यहां तक रहता है थोड़ा सा। ठीक है, बातें करेंगे बाद में जब स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ेंगे। तो ये हमारी बॉडी के ठीक सेंटर में है, हमारी बॉडी के ठीक सेंटर में है। और पेरिफेरल क्या होता है, इससे जो न्यूरॉन्स निकलते हैं या नर्व्स निकलती हैं हमारी बाहरी, ये उंगली को कंट्रोल कर रही है, या सेंटर में हमारे इस साइड हमारा स्टमक है, इस साइड हमारा लिवर है, उसको कंट्रोल करने के लिए साइड में जो न्यूरॉन्स या नेवो निकल जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी कि वो डायरेक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड नहीं होते हैं, डायरेक्ट नहीं होते हैं, पढ़ेंगे वही समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट नहीं होते हैं, वो दो न्यूरॉन्स होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आएगा, फिर एक और कनेक्शन होता है। ठीक है, वो डायरेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट नहीं होंगे, पढ़ेंगे समझेंगे इसको। ठीक है, पेरिफेरल का मतलब क्या होता है, बाहरी। तो बाहर, सेंटर के अलावा जो साइड के बाहर के जो ऑर्गन्स है उनको कंट्रोल करता है ये। ओके, पेरिफेरल के अंदर दो कैटेगरी और हम इसको डिवाइड करते हैं। पेरिफेरल के अंदर आता है, एक आता है ऑटोनॉमिक, यानी पेरिफेरल में हमारे पास स्टमक हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, लिवर हमारे कंट्रोल में नहीं है, किडनी साइड में हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना, लेकिन वहीं पे ये मसल्स, ये हाथ मेरे कंट्रोल में है। तो लेकिन ये भी पेरिफेरल है, यानी कि साइड में है, मेन डायरेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको हम लोग, और वो जब कंट्रोल किए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और पेरिफेरल है, पेरिफेरल है बट हमारे कंट्रोल में नहीं है, पेरिफेरल है बट हमारे कंट्रोल में है, डेट इज सोमैटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि वॉलंटरी मसल्स। बात समझ में आ रही है, तो इसको ध्यान रखेंगे। पेरिफेरल है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, पेरिफेरल है बट हमारे कंट्रोल में है। तो जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये हमको यहां पे नहीं कवर करना है, ना हमको उसके बारे में जानना ज्यादा। हमको जो समझना है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक मतलब अराउजिंग, अराउजिंग मतलब जब आपको क्या लगता है, डर आता है, गुस्सा होता है, डर लगता है तो बॉडी एक्टिवेट हो जाती है डिफेंड करने के लिए। और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन कामिंग, जब आप वापस से नॉर्मल होते हो, डर खत्म हो जाता है जब आपकी बॉडी नॉर्मल होती है। ठीक है, छोटा सा उदाहरण दूं, डर का, जब डर लगता है तो क्या होता है, धड़कनें बढ़ जाती हैं, है ना, सामने शेर देख लिया धड़कनें बढ़ गई, अरे यार गए, घबराहट सी होती है ना, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, है ना, कुछ लोगों का पेशाब छूट जाता है। क्यों छूट जाता है, जो इंस्फिंक्टर मसल्स होती हैं वो लूज पड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं सिंपैथेटिक। फिर वापस से शेर चला गया, डर कम हो गया तो हार्ट बीट नॉर्मल आ गई। ठीक है, और शेर को देखे पुतलियां फैल गई थी, वो वापस से नॉर्मल आ जाएंगी। तो ये सब चीजें मतलब डर की वजह से बॉडी में जो जो एक्टिविटी होती है वो सिंपैथेटिक। फिर डर चला गया, खत्म हो गया, फिर जो एक्टिविटी होंगी उसको वापस से कंट्रोल नॉर्मल करने के लिए वो पैरासिम्पैथेटिक। क्लियर है। अब यहाँ पर जो सोमैटिक है इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है सेंसरी यानी कि एफरेंट नर्वस सिस्टम या सेंसरी इनपुट। एफरेंट का मतलब क्या है, जैसे कोई चीज गर्म चीज मैंने छुई तो वो सिग्नल लेकर के ब्रेन के पास गई, उसको हम सेंसरी भी बोलते हैं और एफरेंट भी बोलते हैं। इसको हम सेंसरी इनपुट भी बोलते हैं, यानी कि ब्रेन में हमारा इनपुट गया। फिर दूसरा होता है मोटर और इफ्रेंट, इफ्रेंट, ठीक है ना। तो ऐसे याद रख सकते हैं, मोटर और ई मतलब एग्जिट, यहां पर ए है तो एग्जिट मतलब ब्रेन से सिग्नल आ रहा है, बाहर निकल रहा है। ठीक है, मोटर आउटपुट, क्या काम करना है, गर्म चीज को छू लिया था मैं, देख उधर रहा था, ब्रेन ने सिग्नल भेजा हाथ हटाओ, मैंने हाथ हटा लिया। ठीक है, तो ये अभी हमारे मतलब का नहीं है ज्यादा, हमारे मतलब का यहां से आकर के ये हमारे सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्या करेंगे, इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, बट यहां पर क्लासिफिकेशन को लिख करके छोड़ेंगे नहीं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यही सब बातें हैं बस एक्सप्लेन करने के लिए, आओ देख लें।
तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये आपका एमसीक्यू बनेगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। द ब्रेन इज द पार्ट ऑफ द सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, दैट इज लोकेटेड इन द स्कल। सबको पता है हमारी खोपड़ी में होता है, तो ये बातें आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। एंड कंटेन्स अबाउट 85 बिलियन न्यूरॉन्स, इसके अंदर 85 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं ब्रेन के अंदर। इतना जबरदस्त सर्किट है, और यही वजह है कि कहते हैं ना कि हम क्लोन कर सकते हैं, लेकिन रोबोट बना सकते हैं, लेकिन बिल्कुल इंसान जैसी कोई चीज नहीं बना सकते, क्योंकि ये बड़ा जबरदस्त नेटवर्क होता है ब्रेन का, ठीक है। नाउ द स्पाइनल कॉर्ड इज कनेक्टेड टू द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्टेड रहता है। जब हम पढ़ेंगे इसको तब वहां पर डिटेल में बताऊंगा जब उसकी बारी आएगी। थ्रू द फोरामेन मैग्नम, यहाँ पे कैविटी होती है, ठीक है ना, उम्मीद है याद होगी आपको, ठीक है। फोरामेन मैग्नम एक कैविटी रहती है स्कल की, उसके अंदर इस टाइप से ऐसे जैसे ब्रेन, अच्छा ब्रेन से अलग नहीं होता है, मतलब ये ब्रेन है और ब्रेन से ही इस टाइप से निकला हुआ रहता है, ठीक है। और यहाँ पर स्कल की बात करें अगर, स्कल मतलब खोपड़ी, तो इस तरह खोपड़ी रहती है और यहाँ पर एक कैविटी रहती है, जिस कैविटी से निकल रहा है ना ये, उसको कैविटी को फोरामेन कहा जाता है, उस छेद को फोरामेन मैग्नम, ठीक है। ऑफ द ऑसिपिटल बोन, कौन सी बोन है, ऑसिपिटल बोन, याद रखेंगे। ऑसिपिटल बोन की यहाँ पे पीछे ऑसिपिटल बोन उम्मीद है याद होगी, भूल गए हो अगर ऑसिपिटल बोन तो वीडियो पॉज कर लो, ऑसियस सिस्टम में जाओ, ऑसिपिटल बोन देखो, ठीक है ना। तो बेटा देखो यही सब चीजें होती है, अगर यहाँ पे फिर मैं वही सब समझाने लगूंगा, डायग्राम दिखाने लगूंगा, तो फिर लेक्चर लेंदी होगा, तो ये काम अभी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जितने भी टर्म्स आ रहे हैं सब क्लियर करके चलना लेक्चर नंबर 1 और 2 के, अदरवाइज आगे के लेक्चर समझने में बहुत दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो ऑसिपिटल बोन होती है, उसी से अंदर से निकलता है इस टाइप से ये, एंड इंसर्कल्ड बाय द बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, और बाद में नीचे आकर के यहाँ पर कौन सी बोन्स मिल जाती है उसे, वर्टिब्रल कॉलम वाली, है ना, जो रीढ़ की हड्डी होती है उनके बीच में से होता हुआ निकलता है। डायग्राम बाद में देखेंगे इसका। द स्पाइनल कॉर्ड कंटेन अबाउट 100 मिलियंस ऑफ न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड में 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड हमारा खत्म हो जाता है। देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बड़े ध्यान से देखेंगे, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल नर्वस टिश्यू आउटसाइड द सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर जो भी चीज है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे इस टाइप से, ठीक है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये उससे अलग बाहर निकल आया, ये सेंटर में नहीं है, वहां से बाहर निकल आया, ठीक है ना, नर्व्स वगैरह हैं। तो कंपोनेंट ऑफ पीएनएस इंक्लूड नर्व्स, यहाँ पे कौन कौन होते हैं, नर्व्स और सेंसरी रिसेप्टर्स। सेंसरी रिसेप्टर, रिसेप्टर्स जो रिसीव करेंगे, मेरी उंगली है इसके यहां पर रिसेप्टर होगा, ठीक है। वो रिसेप्टर क्या करेगा, गर्म चीज को छूंगा तो एकदम खटाक से सेंस कर लेगा कि गर्म है, और उसको भेज देगा ब्रेन के पास कि भाई गर्म चीज छू रहा है, नुकसान हो रहा है बॉडी का, हटाओ 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 इसे। तो ब्रेन कहेगा रुक जा भाई बता रहा हूँ, वो ब्रेन सिग्नल भेजेगा यहाँ की मसल्स को, यहाँ की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और ये हाथ हट जाएगा। बहुत चुटकियों में काम होता है, ये हमें पता भी नहीं चलता है। तो बात समझ में आ गई। सेंसरी रिसेप्टर्स अपनी बताऊंगा मैं, जो सेंस करे, वो हर जगह मौजूद है, मेरी पूरी बॉडी पे मौजूद है। आप किसी भी बॉडी पे ना ऐसे कील ले लो, क्या ले लो, कील क्या, सुई ले लो, यहाँ चुबाओ यहाँ चुबाओ यहाँ चुबाओ यहाँ चुबाओ यहाँ चुबाओ, और कील ना लो तो एक वो कर लो, क्या कील के आगे की नोक को गर्म कर लो और बॉडी के किसी भी हिस्से में टच करो, देखो रिसीव हो जाएगा ब्रेन के पास कि गर्म लग रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो सेंसरी रिसेप्टर मत भूलना, मैं बता दे रहा हूं मैं, ओके। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का नर्व्स, ये नर्व्स जो जिनके अंदर न्यूरॉन्स है सिग्नल लेके जा रहे हैं, और सेंसरी रिसेप्टर्स जो रिसीव करते हैं किसी प्रकार के सेंस को, ओके। आ नर्व इज अ बंडल, नर्व देखो ध्यान से बेटा, ये ध्यान कर लेना, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। नर्व 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 नर्व, नर्व क्या है, इज अ बंडल ऑफ हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ एक्सॉन्स। एक्सॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स में पढ़ा था हम लोगों ने, न्यूरॉन्स का जो बीच का पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन्स बोलते हैं ना, ये बीच वाला जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। तो जो एक नर्व होती है, वो जो ये नर्व है हम देख पा रहे हैं, ये नर्व है, इसके अंदर 100 से लेके 1000 न्यूरॉन्स तक हो सकती हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसका एक और डायग्राम दिखाऊंगा। तो ये एक तरह का कह लो कि एक नर्व क्या है, कवरिंग है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स है, क्योंकि न्यूरॉन्स खाली अकेला नहीं रहेगा क्योंकि नाजुक होता है, ठीक है।
प्लस एसोसिएटेड कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, नर्व के अंदर क्या होगा, एक्सॉन्स हो गए, उसके साथ जुड़े हुए कुछ कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल्स भी होंगे डेट लाई आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और ये नर्व क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर रहता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर, इससे और अच्छा एक डायग्राम दिखाऊं मैं, तो ये देखो, एक नर्व है, नर्व के ऊपर की जो सबसे ऊपर की कवरिंग है उसे एपिन्यूरियम कहते हैं। एक डायग्राम और है मेरे पास, यस दिस इज मोर क्लियर। तो ये नर्व आ रही है, आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, सबसे जो ऊपर की नर्व के ऊपर उठा के देखें तो सबसे ऊपर की जो कवरिंग होती है उसको पैरान्यूरियम कहते हैं। ठीक है, उसके नीचे जो कवरिंग है आउटर एपिन्यूरियम, और उसके अंदर एक और कवरिंग होती है इनर एपिन्यूरियम। तो कई सारी कवरिंग के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स एक साथ रहते हैं। ठीक है, ये फेसिकल्स हैं, जस्ट लाइक जैसे हमने उसमें पढ़े थे फेसिकल्स, क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल से पढ़ा था। इस एक फेसिकल को अगर मैं बाहर निकाल लूं, ठीक है, तो उसके ऊपर की कवरिंग रहेगी पेरिन्यूरियम, उसके अंदर एंडोन्यूरियम। अब इसके अंदर जैसे हमारे मसल फाइबर्स थे वैसे ही इसके अंदर माइलिनेटेड नर्व फाइबर हो सकते हैं, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर बहुत सारे। देखो ये सब सारे के सारे इसके अंदर न्यूरॉन्स हैं, ढेर सारे न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स हैं, क्योंकि जो इनके हेड होते हैं वो तो कहाँ है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे लगा हुआ है, और हेड से सीधा जो एक्सॉन निकल के जा रहा है वो एक्सॉन्स की बंडलिंग हो जाती है। अब इसी के अंदर हमारे पास ब्लड वेसल्स भी हैं। ठीक है, और कवरिंग वगैरह सारी चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स की सप्लाई भी है जिससे कि इनको ऑक्सीजन वगैरह प्रॉपर मिलता रहे। और इसी के अंदर हमारा जो नर्व होती है इसके अंदर दोनों प्रकार के न्यूरॉन्स हो सकते हैं, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। क्लियर होगी बातें? ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे। और ये जो नर्व निकल रही है ना, देखो जहां से जड़ें निकलती हैं उसको रूटलेट कहते हैं, और डॉर्सल रूट, ये सारे टर्म्स आपको आगे फिर एक बार रिपीट करूंगा, मैं फिर से बता दूं। मैं जैसे मैं अगर ऐसे खड़ा हो जाऊं, ये मेरा फ्रंट है, सपोज ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये मेरा फ्रंट है, तो जो पीछे से निकलती हैं उसे डॉर्सल रूट कहते हैं, और जो ये आगे से ऐसे निकल रही होंगी इसे वेंट्रल रूट कहते हैं। ठीक है, फिर एक गैंग्लियन टर्म आएगा, बताऊंगा डिटेल में गैंग्लियन क्या होते हैं, सारी बातें आएंगी, अभी परेशान नहीं होना। ठीक है, ये स्पाइनल नर्व जारी है। तो उम्मीद है नर्व आपको टर्म बहुत अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नर्व इज नथिंग बट द बंडल ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के गुच्छे को कवरिंग कर ली जाती है और फिर एक साथ पहुंचाई जाती है। न्यूरॉन्स के भी एक्सॉन्स होते हैं। ठीक, चलो नाउ 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स, 12 जोड़े होते हैं क्रैनियल नर्व्स के, जो कि हमारे सिलेबस में भी है। इसको अलग से एक लेक्चर में बताऊंगा। सीधा डायरेक्ट ब्रेन से निकलेंगे, ये ब्रेन से डायरेक्ट निकलते हैं, इमर्ज फ्रॉम द ब्रेन, एंड 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व, और 31 पेयर होते हैं स्पाइनल नर्व्स का। देखो जैसे एक पेयर ये हो गया, फिर एक पेयर ये हो गया, इस तरह से 31 पेयर्स। जब हम स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे तब दिखाऊंगा डिटेल में। तो एक पेयर, दूसरा पेयर, तो पेयर्स होते हैं आगे पीछे मिला करके, तो 31 है इस तरीके से। कैसी है? 31। और ब्रेन में कैसी होती है? 12। तो ये आपका MCQ भी है। क्रैनियल नर्व्स कितनी होती हैं? 12 होती हैं, और जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो कितनी होती हैं? 31 पेयर्स होते हैं, उनके जोड़े होते हैं। ओके, ईच नर्व फॉलो ए डिफाइंड पाथ, हर एक नर्व का एक खास रास्ता है, एंड सर्व्स अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ बॉडी, और वो एक खास बॉडी के हिस्से में ही जाएगी। ऐसा नहीं है कि मान लो ये न्यूरॉन जा रही है बॉडी किसी हिस्से में तो ये कहीं और नहीं जाएगी। ऐसा नहीं कि इस वाले के इंसान के अंदर इसमें चलेगी, दूसरे इंसान में कहीं और चली जाएगी, ऐसा नहीं रहेगा। हर इंसान में हर एक न्यूरॉन का एक ही काम होगा, एक ही जगह जाएगी वो। ठीक है, नाउ द टर्म सेंसरी रिसेप्टर, देखो फिर आ गया सेंसरी रिसेप्टर, रेफर्स टू अ स्ट्रक्चर, ये एक प्रकार का स्ट्रक्चर है ऑफ द नर्वस सिस्टम का, दैट मॉनिटर कर रहा है, जांच पड़ताल कर रहा है, चेंजेस इन द एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट। ये देख रहा है, गर्म पे छुआ, हटा हटा हटा, सिग्नल भेज दिया ब्रेन पे, गर्म लग रहा है। ठीक है, बॉडी के अंदर कहीं पर क्या हो रहा है, कुछ डिसबैलेंस हो रहा है, मेटाबॉलिक प्रोसेस डिस्टर्ब हो रही है, दर्द करवा देगा, ब्रेन के पास भेज देगा कि यहाँ गड़बड़ है। तो अब पता कैसे चले अंदर गड़बड़ है? ब्रेन ने कहा रुक जा, मैं बताता हूँ इसको, ढेर सारा जो पेन वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो भेज देगा। फिर हम कहेंगे यार यहाँ दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेंगे यहाँ दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर को पता होता है कि यहाँ दर्द की वजह क्या है। ठीक है, तो सारा काम कौन करवा रहा है? ब्रेन। अच्छा, ब्रेन के पास सिग्नल कौन भेज रहा है? सेंसरी रिसेप्टर्स। कौन सिग्नल भेज रहे हैं? सेंसरी रिसेप्टर, कि भैया इस पार्ट में दिक्कत है, देख लो ब्रेन, भैया जागो,
ब्रेन कहता है रुको हम भेज रहे हैं अभी, ठीक है। अच्छा ये होता कैसे है ये भी बता दूं मैं। सेंसरी रिसेप्टर्स जिन न्यूरॉन्स के माध्यम से सिग्नल भेजते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, अरे कहाँ चला गया, ज्यादा आगे क्या, सेंसरी इनपुट यानी कि सेंसरी नर्वस सिस्टम। जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं सिग्नल लेके जाएंगे और मोटर न्यूरॉन ब्रेन सिग्नल लेकर के भेजता है। बात क्लियर हो रही है, बातें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं, सेंसरी रिसेप्टर आई थिंक क्लियर हो गया। एग्जाम्पल्स ऑफ सेंसरी रिसेप्टर इंक्लूड टच रिसेप्टर, किसी चीज को छूते हैं हम लोग, स्किन के ऊपर है। फोटो रिसेप्टर जो हमारी आंखों में है। ऑल्फैक्टरी स्मेल रिसेप्टर जो हमारी नाक में है कि खुशबू अच्छी है या गंदी है ना, गंदी खुशबू से दिक्कत होने लगती है हमको। ओके नाउ अब अगर हम बात करें, द पीएनएस इज डिवाइडेड इनटू सेंसरी एंड मोटर डिवीजन। इस पीएनएस को भी हम लोग फर्दर सेंसरी और मोटर डिवीजन में तोड़ सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से हमने अच्छा पीएनएस के अंदर सेंसरी और मोटर डिवीजन होते ही हैं, ठीक। द सेंसरी और एफरेंट डिवीजन है ना, जो मोटर वाले के उसके अंदर था, सोमेटिक वाले के थे, वैसे ही इस पीएनएस के अंदर उसी सेंसरी और मोटर की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। सेंसरी और एफरेंट डिवीजन ऑफ पीएनएस ये क्या करेगा, कॉन्वे लेके जाता है इनपुट इनटू द सीएनएस फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर इन द बॉडी। तो सिंपल सी बात आप समझ में आ गया। सेंसरी है जो एफरेंट डिवीजन है यानी कि सिग्नल लेके जाने वाला काम करता है, उसको एक पूरा हिस्सा मान लिया हमने। और मोटर और इफरेंट डिवीजन इसको एक हिस्सा मान लिया जो सिग्नल लेकर के ब्रेन से आएगा ऑफ द पीएनएस। कॉन्वे आउटपुट फ्रॉम सीएनएस, ये कॉन्वे मतलब लेके आना, क्या सिग्नल को बाहर लेके आएगा सीएनएस से टू इफेक्टर। इफेक्टर मतलब जैसे मैंने गर्म चीज को छुआ तो ये मसल्स को इफेक्टर यानी इफेक्टर यहाँ इसको जब मसल्स कांटेक्ट कराएगी और ये हाथ हटा लेगी, ठीक है। तो इफेक्टर यहाँ पे कौन हो गया, मसल्स हो गया या कोई ग्लैंड होगी। जैसे कि मैंने क्या देखा, खाना देखा टेस्टी टेस्टी, खाने की सुगंध आई टेस्टी टेस्टी, ब्रेन ने सिग्नल भेजा सलाइवा को, सलेवरी ग्लैंड्स को, उसने थूक निकालना चालू कर दिया, ठीक है। दिस डिवीजन इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो एक्चुअली यहां पर क्या है थोड़ा सा ठीक है, तो हम यहां पर कह सकते हैं जो ये मोटर नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो पेरिफेरल के दो हिस्से हैं यहाँ पर, इसको यहाँ पर जो पार्ट है इसको कर सकते हो कि यहाँ पर इसके दो हिस्से बना सकते हो, चार्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो यहाँ पर कि एक सेंसरी है और एक मोटर है, फिर उनके दो पार्ट होते हैं ऑटोनॉमिक और सोमेटिक, ठीक है। तो एक्चुअली या फिर यूं कह लें सोमेटिक के दो हिस्से हैं और फिर ऑटोनॉमिक के भी दो हिस्से होते हैं और वो दोनों फिर सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। थोड़ा सा मैं बता दूं इसको, तो इसको ऐसा चार्ट कर लेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे इसको, ठीक है कि ओके सेंसरी। तो जो मोटर है, मोटर और एफरेंट डिवीजन, दिस डिवीजन इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये जो डिवीजन है इसको हम और डिवाइड कर सकते हैं सोमेटिक और ऑटोनॉमिक में। तो सोमेटिक नर्वस सिस्टम कॉन्वे आउटपुट फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल। सिंपल सी कहानी है, जो सोमेटिक है वो ब्रेन से सिग्नल लेके जाएगा स्केलेटल मसल में, बिकॉज इट्स मोटर रिस्पॉन्सेस कैन बी कॉन्शियसली कंट्रोल्ड, क्योंकि ये कॉन्शियसली मतलब इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। द एक्शन ऑफ दिस पार्ट ऑफ द पीएनएस इज वॉलंटरी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ये जो पार्ट है सोमेटिक नर्वस सिस्टम का, ये वॉलंटरी पार्ट है यानी कि हमारे कंट्रोल में है। नाउ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कॉन्वे आउटपुट फ्रॉम द सीएनएस। तो आउटपुट की बात हो रही है, ठीक है, ये मोटर है, इसको आउटपुट की बात करें, उसको तो आप वो मत करना, इसको एज इट इज रहने देना, ठीक है, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। ओके है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना, इसको ऐसे रहने देंगे, ठीक है। ये लाइन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, यहाँ पर ये क्लियर कर देगी चीजें, क्योंकि हमारा ये मोटर की बात कर रहे हैं, मोटर को डिवाइड कर रहे हैं दो पार्ट में। ऑटोनॉमिक में क्या होगा, ठीक है, तो सेंसरी का काम तो क्या है, सेंसरी एक ही जैसी होंगी, सिग्नल लेके जाएंगी, लेकिन जब आउटपुट आएगा तो आउटपुट दो का होगा, एक जो हमारे कंट्रोल में नहीं है और एक जो हमारे कंट्रोल में है। तो इसीलिए एक सोमेटिक कर दिया गया है, एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कर दिया गया है। ऑटोनॉमिक में क्या आ जाएंगी, स्मूथ मसल्स जो हमारे स्टमक में पाई जाती है, इंटेस्टाइन में पाई जाती है, कार्डियक मसल्स सबको पता हमारे कंट्रोल में नहीं है, ग्लैंड्स हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होंगी, वो सारे सिस्टम होंगे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बिकॉज इट्स मोटर रिस्पॉन्सेज आर नॉट नॉर्मली अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, द एक्शन ऑफ द एएनएस इज इनवॉलंटरी। इसका जो मोटर कंट्रोल है, मोटर रिस्पॉन्स है ब्रेन के द्वारा, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, इसीलिए इसको इनवॉलंटरी कहते हैं, और ये कंट्रोल में होता है इसीलिए इसको हम
वॉलंटरी कहते हैं ना, वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स, इस टाइप से भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो ये हमारा बेसिकली क्या आ गया है, नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन। अब मैंने यहां पर जो अपना वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसके भी फर्दर दो पार्ट हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। फिर से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हो गए, हमने यहाँ पे उसके अंदर दो पार्ट पहले नर्व्स के तौर पे डिवाइड किया हमने, सेंसरी और मोटर। मोटर को फिर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, सोमेटिक और ऑटोनॉमिक। तो मैंने बताया था सोमेटिक अभी हमारे सिलेबस पर नहीं है तो वहां फोकस नहीं करेंगे। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसके फर्दर दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, ये आपको पता ही होगा अच्छे से। द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज कंप्राइज्ड ऑफ टू मेन ब्रांचेस, द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। यहां पे अगर कोई चीज अभी क्लियर नहीं होती है, कंफ्यूजन होती है, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये अपने आप में अलग टॉपिक है जिसको हम डिटेल में देखेंगे इसी चैप्टर में आगे के लेक्चर्स में। ठीक है, तो मैंने बताया कि जो सिंपैथेटिक है ये फाइट और फ्लाइट, ऐसे याद रखोगे, जब डर लगता है। ठीक है, हम 3F के नाम से भी जानते हैं, फाइट, फियर, फ्लाइट और फाइट। 3F ऐसे आप याद रखते हैं। तो देखो क्या क्या होता है, डायलेट पीपल्स, हमारी आंखें पुतलियां फैल जाती हैं। इनहिबिट्स, मुंह सूख जाता है। डायलेट ब्रोंकिया, हमारी ब्रोंकिया क्या होती हैं, फैल जाती हैं। राइजेस हार्ट रेट, हार्ट बीट बढ़ जाती है। ठीक है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, जो हमारे पाचन क्रिया है वो बंद हो जाती है। ठीक है, इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ पैंक्रियास, पैंक्रियास की एक्टिविटी बंद हो जाती है। इनहिबिट द गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर को भी रोक देता है। स्टिमुलेट एडेनल मेडुला, एडेनल मेडुला को स्टिमुलेट करता है। रिलीज एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, जिसको कि हम लोग स्ट्रेस हार्मोन या फियर हार्मोन भी कहते हैं। रिलैक्सेस यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स कर देगा। यही वजह है डर की वजह से कई बार पेशाब छूट जाती है। स्टिमुलेट ऑर्गेज्म इन जेनिटल्स ऑफ मैन एंड वुमेन। ठीक है ना, यानी कि कहीं ना डर की वजह से ऑर्गेज्म वाली फीलिंग भी कई बार आ जाती है। और वहीं पे इसका उल्टा काम, ये क्या होगा, ये पुतलियां फैल गई थी, डर चला गया, पुतलियां नॉर्मल हो जाएंगी, वापस से सलाइवा आने लगेगा, हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है ना, जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है वो अपना काम नॉर्मल करने लगेंगे, पैंक्रियाटिक एक्टिविटी नॉर्मल हो जाएगी। गॉल ब्लैडर जो मेरा रुक गया था, इनहिबिट का मतलब रुक जाना, फिर से जिनको नहीं पता, इनहिबिट का मतलब स्टॉप, रुक जाना। ठीक है ना, वो स्टिमुलेट मतलब चालू हो गया। यूरिनरी ब्लैडर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा वापस से। ठीक है, एंड स्टिमुलेट इरेक्शन ऑफ जेनिटल ऑफ मैन एंड वुमेन। ठीक है, तो मैन एंड वुमेन का जो जेनिटल्स हैं वो वापस से इरेक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार ये बेसिक बातें थी इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, कि एक आपके दिमाग में ब्रेन का पूरा सेटअप सेट हो जाए, बेसिक टर्म्स क्लियर हो जाए, सेंसरी, एफरेंट, इफरेंट, ठीक है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, मोटर, सेंसरी, सारे टर्म्स क्लियर करने थे यहाँ पर। इसके बाद फिर हम ब्रेन के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। ये बेटा वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, जितने अच्छे से आप कर लेंगे उतना अच्छा आपका चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, ओके, आई थिंक इसमें अब और कुछ है नहीं। ठीक, तो ये हमारा लेक्चर था, छोटा सा लेक्चर है बेटा, लेकिन बहुत ध्यान से आप लोग करेंगे, बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे, सारे टर्म्स क्लियर करने हैं। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। जिन बच्चों को ऐप से पढ़ना है और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यू की, क्वेश्चंस की, वो ऐप से जुड़ सकते हैं और करें कुछ भी, पढ़ें कहीं से भी, रिवीजन करते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, ऑल द बेस्ट।